नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज का टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। रूस ने भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए नए हथियारों की पेशकश की। भारत तैयार कर रहा है ब्रह्मोस एक्स। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान से मांगे अपने हेलीकॉप्टर्स के इंजन। भारत स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए हाई पावर माइक्रोवेव तकनीक को विकसित कर रहा है। भारत ने लिया बीएसएफ के जवान का बदला, मारे पाकिस्तान के 2 रेंजर। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान सीजफायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसमें हमारे देश का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन भारतीय जवानों ने इसके कुछ देर के बाद ही बदला ले लिया और 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया है। सब्जपीर सेक्टर में ये 2 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। दोस्तों, वीरगति को प्राप्त हुआ भारतीय जवान, उनका नाम मिजोरम के आइजोल के लाल फेम किम था और किम बीएसएफ के 148 बटालियन का हिस्सा थे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर इंजन क्यों वापस मंगवाए हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि रशिया ने जो पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, उनके इंजनों को वापस करने की बात रशिया कर रहा है। बात साफ है कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो काफी लंबी चल सकती है। इसीलिए रशिया को अपने सैन्य संसाधनों को बरकरार रखना जरूरी हो गया है ताकि उसे चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि रशिया ने भी आर्थिक रूप से बेहाल पाकिस्तान से ये मांग ऐसे समय पर की है जिससे कि पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। रशिया की तरफ से जिन इंजनों को वापस करने के लिए कहा गया है वो Mi-35 हेलीकॉप्टर के बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। रशिया एहतियाती तौर पर इन हेलीकॉप्टरों के इंजनों को मंगवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई डिमांड उनके पास नहीं आई है। बात साफ हो जाती है कि रशिया की हालत लगातार खराब होती जा रही है जंग में, और अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बाहर से मदद ले रहा है। लेकिन दोस्तों, खबरें तो ये भी आई है कि रशिया ने केवल पाकिस्तान को ही अप्रोच नहीं किया, बल्कि इजिप्ट, बेलारूस समेत अन्य कई देशों से इसी तरीके का अनुरोध किया है। बात साफ है कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में कई और मोड़ आ सकते हैं और ये जंग लंबी चलेगी। ऐसे में रशिया अपने सैन्य संसाधनों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर किया जा सकता है। और आप सब देख रहे हैं कि हाल ही के वर्षों में जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो एक ताकतवर खतरे के रूप में विकसित हुए और डीआरडीओ इसको लेकर अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है और इस तरीके के स्वार्म ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि डीआरडीओ पहले ही अपने एक D4S को विकसित कर चुका है, जो कि ड्रोन को डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय सिस्टम है और ये एक स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और हाल ही में इन सिस्टम्स को भारतीय सशस्त्र बलों में भी शामिल किया गया है। ये दुश्मनों के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बेहद प्रभावशाली है। D4S अनऑथराइज्ड जो ड्रोन्स होते हैं उनका पता लगा सकता है और सॉफ्ट किल के जरिए उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यही नहीं, ये दुश्मनों के ड्रोन को फिजिकली भी नष्ट कर सकता है, जिसके लिए ये अपने लेजर आधारित हार्ड किल का इस्तेमाल कर सकता है। D4S है, इसकी क्षमताएं 3 किलोमीटर तक की दूरी पर माइक्रो ड्रोन का पता लगाने और उन्हें जाम करने तक है। इसके अलावा ये 1 से 1.25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी खतरे को लक्षित और लेजर कर सकता है, जिससे कि इसकी जो प्रभावशीलता है वो और बढ़ जाती है। और इस हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम की जो एक इंप्रेसिव रेंज है वो 10 किलोमीटर है और इसे फिर से बढ़ाया जा रहा है और योजना के अनुसार इसकी सीमा को 2 से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि ये एक सिंगल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और स्वार्म्स ड्रोन्स को बेहतर तरीके से उनसे निपट सकता है। और हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी दोस्तों ड्रोन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और कम्युनिकेशन प्रणालियों को बाधित और बेअसर कर सकती है और ये एक रणनीतिक भूमिका निभा सकती है। और कहा जा रहा है कि रेंज को बढ़ा देने से ये एक तरीके से एक छतरी का काम करेगा, जिससे न केवल ड्रोन से रक्षा होगी बल्कि रॉकेट, तोपखाने, मोटार और क्रूज मिसाइलों से भी रक्षा हो सकेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया भले ही सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम से बाहर हो गया है और भारत खुद इस फाइटर जेट की जो 51 मेजर सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं उन्हें स्वदेशी सिस्टम से बदलेगा। आपको बता दें कि रशिया ने भारत को एक बार फिर से बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत रशिया ने सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत एडवांस हथियारों की पेशकश भारत को की है। बता दें कि रशिया ने 40 किलोमीटर रेंज वाली R-74M1 एयर टू एयर मिसाइल की भी पेश की है, जिसकी एक बेहतर एंगेजमेंट क्षमता है और इसकी सीकर एक्विजिशन रेंज भी है। यही नहीं, इसके अलावा KH-59 MK2 एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल की भी रशिया ने पेशकश की है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों,
कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर कर सकती हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन इसके लिए मास्टरिंग होना, यानी कि इस टेक्नोलॉजी में मास्टरिंग होना बेहद ज़रूरी है और इसमें करीबन 10 से 15 साल और लग सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है कि वे वर्तमान में ब्रह्मोस में लगे रामजेट इंजन को इन्हांस कर रहे हैं ताकि इसकी जो स्पीड है वो मैक 4.5 तक हो जाए और ये नई मिसाइल ब्रह्मोस एक्स वेरिएंट होगी, जिसे कि अगले 20 सालों तक कोई हरा नहीं पाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल उनका ध्यान मैक 7 क्षमता वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर है, जिसका काम लगभग 2028 तक पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एचएएल ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर साइन किया है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के साथ, जिसके तहत तेजस मार्क 1 सीरीज के लिए BMI इंजन बे डोर का निर्माण किया जाएगा और इस तकनीक के हस्तांतरण के साइन होने के बाद एचएएल सीधे तौर पर इन्हें तैयार करेगा। बता दें कि एचएएल इस हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कंपोजिट पार्ट को तैयार करेगा तेजस मार्क 1 के लिए, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। बता दें कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ने कई तरीके के कई कंपोजिट पार्ट्स बनाए हैं तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि 20% सस्ते भी हैं और ये तेजस एयरक्राफ्ट के वजन को 25% तक कम भी करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयरबस और एचएएल ने A320 एयरक्राफ्ट के लिए सिविल MRO सुविधा स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयरबस ने कहा कि इसके जरिए वो भारत में विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि MRO उद्योग को मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी के माध्यम से एयरबस देश के विस्तारित वाणिज्यिक बेड़े यानी कि एक्सपेंडिंग कमर्शियल फ्लीट, विशेष रूप से A320 फैमिली के विमानों के लिए MRO सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में एचएएल का समर्थन करेगा। इस समझौते के तहत एयरबस A320 फैमिली टूल पैकेज प्रदान करेगा और MRO स्थापित करने के लिए एचएएल को विशेष परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबरें सुबह से चल रही हैं कि हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया है और अमेरिका के अधिकारियों ने भी इस बात को मान लिया है कि ऐसा हुआ है। हुती विद्रोहियों की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका गाजा की जंग में इजराइल को मदद पहुंचाने के लिए इन ड्रोन्स के जरिए जासूसी कर रहा था। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को इस बात का भी खतरा बना हुआ है कि जो हुती विद्रोही हैं, जिन्हें ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है, वो कहीं इस जंग में वो कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन को तैनात कर रखा था, जिसे इन हुती विद्रोहियों ने मिसाइलों के जरिए उड़ा दिया। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब हुती विद्रोहियों ने ऐसा किया। इससे पहले 2019 में भी यमन के हुती विद्रोहियों ने अलग अलग मौकों पर अमेरिका के ड्रोन मार गिराए थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है और कहा जा रहा है कि इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं, जिसके लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। ये मारा गया आतंकी लश्कर की शाखा TRF का मेंबर बताया जा रहा है। मारे गए आतंकी की पहचान मैसर अहमद डार के रूप में हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया अब ईरान के चबहार बंदरगाह में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए ईरान और आर्मीनिया के बीच बातचीत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आर्मीनिया और ईरान दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। इससे आर्मीनिया को दोस्तों एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो भारत और बाकी एशियाई देशों तक अपनी पहुंच बना सकता है। इसीलिए चबहार बंदरगाह में अगर वो शामिल होता है तो उसका ये सपना पूरा हो जाएगा। आर्मीनिया की तरफ से कहा गया है कि हम बंदरगाह में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं और चबहार बंदरगाह और INSTC के बीच जल्द ही कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत पहले ही ईरान के जरिए और ईरान के रास्ते आर्मीनिया को हथियार पहुंचा चुका है। ऐसे में चबहार बंदरगाह में अगर आर्मीनिया शामिल हो जाता है तो ये भारत, ईरान और आर्मीनिया की एक तिकड़ी बन जाएगी। आर्मीनिया भारतीय व्यापारियों को रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए INSTC के समांतर ईरान के जरिए फारस की खाड़ी, काला सागर गलियारे की एक नई योजना का प्रस्ताव भी दिया है। दोस्तों, ताइवान को चीन के हमले का खतरा सता रहा है। ऐसे में ताइवान करीबन 10,962 कैस्ट्रेल एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने वाला है। ताइवान ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है, जो कि करीबन 11,000 मिसाइलों का सौदा है, जिसके लिए $34 लाख ताइवान को खर्च करने होंगे। ताइवान ने चीन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए अपने यहाँ के नागरिकों को 4 महीने की अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग की बजाय 1 साल के लिए इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है और 1 जनवरी 2024 से ये नई व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। ताइवान की सेना ने दोस्तों इससे पहले 2022 में 5,000 क्रिस्टल मिसाइलें खरीदी थी।
कहा जा रहा है कि 2025 तक ये सभी मिसाइलें ताइवान की सेना को मिल जाएंगी। ताइवान अब चाहता है कि इस खरीद के जरिए ताइवानी सैनिक एंटी टैंक हथियारों का जमकर अभ्यास कर सके, क्योंकि चीन का खतरा ताइवान पर लगातार मंडरा रहा है। अब आपको बता दें कि केस्ट्रेल जो मिसाइल है वो कोई अमेरिका या फिर किसी और देश से ताइवान नहीं खरीद रहा, बल्कि केस्ट्रेल ताइवान की अपनी खुद की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे ताइवान के चुंगशान इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। इस मिसाइल की अगर कीमत की बात करें तो वो $3100 है, जो कि बेहद सस्ती है। ऐसे में ताइवान की सेना हो या फिर कोस्ट गार्ड या मिलिट्री पुलिस या मरीन सैनिक, इन सबको ये मिसाइलें मिल चुकी हैं। ताइवान की मिलिट्री पुलिस ने भी इस मिसाइल की मदद से ताइवान के राष्ट्रपति भवन के पास एक अभ्यास किया था, जिसमें कि मोटरसाइकिल पर भी बैठकर इस मिसाइल को दागने का अभ्यास किया। मतलब साफ था कि अगर राष्ट्रपति के भवन पर चाइना हमला करता है तो उसे किस तरीके से बचाना है, इस पर इस एक्सरसाइज का पूरा फोकस था। केस्ट्रेल मिसाइलें दोस्तों सिंगल शॉट और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ATGMs है। इसके जरिए 2 तरीके की मिसाइलों को फायर तक भी किया जा सकता है, जिससे टैंक और किसी भी ढांचे दोनों को तबाह किया जा सकता है। केस्ट्रेल मिसाइल के जरिए ईंट की 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार को भी भेदा जा सकता है। वजन में ये सिर्फ 5 किलो की है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके अंदर नाइट विजन डिवाइस और टेलीस्कोप को भी लगाया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 मीटर है। बात साफ हो जाती है कि चाइना से जिस तरीके का खतरा ताइवान को लग रहा है, इससे बचने के लिए वो न सिर्फ अमेरिका से हथियारों को खरीद रहा है, बल्कि स्वदेशी हथियारों पर भी फोकस कर रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से अपना बचाव करना जरूरी हो जाता है अपने खुद के स्वदेशी हथियारों से, और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।